नमस्कार भैया और बहनी। और बिना झाड़े फैशन, आइए समझते हैं क्या होता है रिस्पायरेशन। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि क्लास 10th के बायो का एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, तो उसी में ही छोटा सा टॉपिक आता है रिस्पायरेशन क्या होता है। तो इस रिस्पायरेशन के बारे में एकदम खखोर के चर्चा करने वाले हैं, यानी कि रिस्पायरेशन के हर टॉपिक को कवर करने वाले हैं। रिस्पायरेशन होता क्या है, रिस्पायरेशन कितने प्रकार होते हैं, रिस्पायरेशन हमारे शरीर में कैसे होता है, किस तरीके से रिस्पायरेशन से एनर्जी मिलती है, हमारे इस फेफड़े में किस तरीके से ऑक्सीजन जाता है, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ जाता है, क्या होता है ऑक्सीजन के साथ, एकदम डिटेल में A to Z जानने वाले हैं। और आप जानते ही होंगे जो बुक है उसमें छोटी छोटी टॉपिक को इतने कठिन में लिख दिया जाता है कि लड़का मूड़ी खजुआते रह जाता है। इसीलिए आपकी डिमांड पर, आपकी सजेशन पे जितने भी कठिन टॉपिक आपको लगते हैं ना, एकदम इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूं, चिंता मत करना। आओ चलो समझते हैं क्या होता है भैया रिस्पायरेशन। देखो, पहले हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पहले से कि जो हम सांस लेते हैं अंदर फिर बाहर छोड़ते हैं सांस को, उसी को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। तो अब आप क्लास 10th में पहुंच चुके हो तो आप इतना पढ़ोगे नहीं, अब हम अंदर भी जाएंगे कि हमारे शरीर के अंदर क्या होता है ऑक्सीजन के साथ। तो देखो, जब हम सांस अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं उसे हम इनहेल और एक्सेल कहते हैं। सांस को अंदर लेना इनहेल, सांस को बाहर छोड़ना एक्सेल। जब हम सांस अंदर लेते हैं ना तो क्या होता है, ऑक्सीजन भी जाती है हमारे फेफड़े में। हाँ, वो बात अलग है, अगर कोनो लड़का पात दिया है तो वो भी हम लोग सूंघ लेते हैं, लेकिन वो बाद में बाहर आ जाता है। लेकिन जो हवा में ऑक्सीजन है ना, वो हमारे फेफड़े में जाती है। जब वो हमारे फेफड़े में जाती है तो हमारा फेफड़वा क्या करता है, हमारा फेफड़ा एक टंकी की तरह काम करता है। तो जब हम सांस लेते हैं ना तो ये टंकी यानी फेफड़े में ये हवा चली जाती है, और इसी में से जो फेफड़ा रहता है वो क्या करता है, केवल ऑक्सीजन को ले लेता है। जब वो ऑक्सीजन को ले लेता है उसके बाद क्या करता है, उस ऑक्सीजन को खून के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में सप्लाई कर दिया जाता है। चाहे हमारा पेट हो, चाहे किडनी हो, चाहे आंत हो, चाहे है ही, हाँ यहाँ भी हर जगह इस ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उस ऑक्सीजन से एनर्जी बनाई जाती है। तो जब हम खाना खाते हैं और जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में मौजूद है ना, उससे एनर्जी बनती है। अब आपके थोड़ा मुड़वों पर से उड़ जा रहा होगा, लेकिन बस इतना समझो, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की प्रेजेंस में जब हम एनर्जी बनाते हैं उसी को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। अभी इसके बारे में एकदम डिटेल में खखोर के चर्चा करने वाले हैं, चिंता मत करना। देखो, रिस्पायरेशन द प्रोसेस इन विच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। इसका मतलब यह है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वो जो सांस है, जो ऑक्सीजन है, वो हमारे पूरे सेल में पहुंच जाती है। कैसे पहुंचती है भी आगे चर्चा करेंगे, उसकी चिंता मत करो। तो जो सेल जानते हो कि क्या होता है, जो हमारा शरीर वो पूरे छोटे छोटे सेल से तो मिलकर बना है, तो हर सेल में ऑक्सीजन पहुंच जाता है, तो वो ग्लूकोज मिलकर और ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी बना देते हैं, उसी को रिस्पायरेशन कहते हैं। अब ये डिटेल में कैसे होता है अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। देखो, ये जो रिस्पायरेशन होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, एक होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। सिंपल सा मतलब है, और इतना जान जाओ, कहीं लिख कर रख लो, अगर रिस्पायरेशन और एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन नहीं आया ना तो मेरा नाम बदल देना। देखो, एरोबिक रिस्पायरेशन प्रोड्यूस एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब हमारी शरीर एनर्जी बनाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। ये एरोबिक रिस्पायरेशन हमारे शरीर के अंदर होती है। अब ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन ये हमारे शरीर के भी अंदर होती है, गधा के अंदर भी होती है, बछवा के अंदर भी होती है, बर्धा के अंदर भी होती है, भैंस के भी अंदर होती है, गाय के अंदर होती है, सूअर के अंदर होती है। जितने भी ये सारे जीव है ना, इन सब के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। एरोबिक रिस्पायरेशन का मतलब सिंपल से यही है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब एनर्जी बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। यानी कि जो भी ऐसे जीव हैं जो कि ऑक्सीजन सूंघते हैं ऐसे करके और फिर उससे एनर्जी मिलती है। अब आप ये तो केवल जानते होंगे कि जो हमारी शरीर है वो ऑक्सीजन लेती है, लेकिन उस ऑक्सीजन से ना हमारे शरीर में जाकर एनर्जी भी बनती है, ये भी जान जाओ। तो जब हम ऑक्सीजन लेकर एनर्जी बनाते हैं उसी को हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। अब एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, इसी का उल्टा होता है। जब प्रोड्यूस एनर्जी यानी एनर्जी बनाई जाती है अब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब अब्सेंस हो ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन की कमी हो, उस दौरान जब एनर्जी बनाई जाती है उसे हम कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। इसका एग्जांपल है जैसे बैक्टीरिया। ऐसे कई बैक्टीरिया हैं जो कि भैया बिना ऑक्सीजन को लिए एनर्जी बना लेते हैं। ईस्ट हो गया, ईस्ट का मतलब होता है खमीर, जिससे ब्रेड व्रेड बनाई जाती है। वो ईस्ट भी भैया जीव होता है, उसमें छोटे छोटे जीव होते हैं, वो भी क्या करता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है। वो ईस्ट क्या करता है, ऑक्सीजन को नहीं लेता है फिर भी एनर्जी बना लेता है, तो वो एनारोबिक रिस्पायरेशन में आ जाएगा। अब इसको खखोर के एकदम पढ़ लेते हैं। देखो, जैसे मान लो हमारी शरीर है, हमारी शरीर नहीं, मान चलो किसी की भी शरीर है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ग्लूकोज लेगा। ग्लूकोज का मतलब क्या है,
ग्लूकोज का मतलब ये खाना खाएगा तो खानवश हमें भैया ग्लूकोज मिल जाता है। तो जानते ही होगे आप C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। चाहे भैया अपना मूड पटक के, चाहे हाथ गोड़ पटक के, कुछ भी पटक के ये याद कर लो कि जो ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6 कैसे करके याद कर लो यार, ठीक है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमें ग्लूकोज मिल जाता है। तो ये जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज क्या करता है, जाता है हमारे साइटोप्लाज्म में। अब बहुत से लोग मूड़ी खजवाएंगे यार ये साइटोप्लाज्म क्या है, तो आपने 9th में पढ़ा होगा, जो हमारी जो सेल होती है उसमें साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, यानी कि चारों तरफ जो हमारे सेल के अंदर पानी भरा रहता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये ग्लूकोजवा क्या करता है, हर सेल में जाता है, उसके साइटोप्लाज्म में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये ग्लूकोज बदल जाता है, टूट जाता है पायरुवेट में और एनर्जी में। तो पायरुवेट और एनर्जी में टूट जाता है। इसके बाद क्या होता है इसको समझते हैं। अब हम यहीं पर ही समझ लेंगे एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन होता कैसे है। तो देखो अब ये क्या होगा, ग्लूकोज पायरुवेट में टूट गया, नाम याद कर लो भैया, पायरुवेट में टूट गया। अब किसी न किसी में तो टूटेगा, तो जिस चीज में टूटा उसको हम कहते हैं पायरुवेट। और एनर्जी में टूट गया। अब देखो क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन है भी नहीं किया, तो ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो इस दौरान क्या होता है इसको देखो, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहता है तब यही पायरुवेट क्या करता है, ये बदल जाता है इथेनॉल में। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसको भी भैया चाहे मूड पटक के, चाहे हाथ गोड़ कुछ भी पटक के याद कर लो, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो इथेनॉल होता, जो पायरुवेट होता है वो इथेनॉल में बदल जाता है और CO2 गैस और एनर्जी भी निकलती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है भैया ईस्ट। ईस्ट का मतलब होता है खमीर, YEAST, ईस्ट। ईस्ट का मतलब होता है खमीर। ये जो ईस्ट होता है ये भैया ब्रेड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो ईस्ट होता है ये CO2 निकालता है। CO2 का मतलब आप जान ही रहे होगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम लोग भी निकालते हैं, पिछुआ से निकालते हैं, वो बात अलग है। लेकिन हम लोग एनारोबिक रिस्पायरेशन नहीं करते हैं, ऐसा मत सोचना। वो तो भैया गैस उस बनती है इसलिए निकल जाता है। लेकिन जो ईस्ट होता है वो क्या करता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ पर फिर भी एनर्जी बन गई। तो जब एनर्जी बन गई तो ये एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा। भैया देखो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है भी नहीं किया लेकिन फिर भी इस प्रोसेस में एनर्जी बन जा रही है, तो ये क्या है, एनारोबिक रिस्पायरेशन है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल है ईस्ट। आप देखो दूसरे पे चलते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन है लेकिन उसकी कमी है, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है। तो जब लैक ऑफ ऑक्सीजन रहता है ना, तब क्या होता है, यही जो पायरुवेट है वो बदल जाता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H6O3। तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये क्या काम करता है इसको आप समझते हैं। देखो जब लैक ऑफ ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन कमी रहती है, तो पायरुवेट क्या होता है, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और एनर्जी निकलती है। अब यहाँ पर एक बात समझने की आपको जरूरत है, ये होता कहाँ है इसको समझते हैं। तो ये भैया होता है हमारे मसल्स में, यह हमारे होता है मसल्स में। कब होता है इसको समझो। जैसे कि मान लो कौनो लड़का है और जोसा गया है जिम करने के लिए, तो जाता है 1 के दिन में 2-3 घंटा जिम कर देता है। तो जब 2-3 घंटा जिम करेगा तो उसके बाद अगले दिन आता है, आई मम्मी करता है, पिठिया पिरा रही है, गुड़वा पिरा रहा है, आंत पिरा रहा है, इस तरीके से करने लगता है। इस तरीके से क्यों करता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा जिम कर दोगे या फिर आप ज़्यादा दौड़ ओढ़ दोगे, उस दौरान क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन कमी होने लगती है। इसीलिए देखो हांफा छूटने लगता है। हांफा का मतलब समझ रहे हो, हमारी शरीर ये कह रही है कि जल्दी जल्दी भैया ऑक्सीजन लो, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है आपके शरीर के अंदर, इसीलिए जल्दी जल्दी सांस लो ताकि ऑक्सीजन पहुंचे। लेकिन फिर भी हमारे शरीर के अंदर कमी रह जाती है, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन रह जाता है। इसीलिए जहां आप ज्यादा जिम किए रहते हो वहां ऑक्सीजन कमी होने के कारण लैक्टिक एसिड बन जाता है। जब लैक्टिक एसिड यह बन जाता है ना, तो वहां क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्रैम्प्स का मतलब दर्द उर्द होने लगता है, मांस टूटने लगती है, कुछ इस तरीके से होने लगता है। इसीलिए 1 के दिन में ज्यादा आप जिम ना किया करो जोसा वसा कर। और देखो जो लैक्टिक एसिड रहता है इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जहां आप ज्यादा जिम करोगे, मतलब हाथ होथ पे, ठीक है, तो वहां क्या होता है, क्रैम्प्स आने का वो रहता है, तभी देखो उससे दर्द होने लगता है, लैक्टिक एसिड क्योंकि वहां पर बन जाता है। तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है। जब आप कुछ दिन तक जिम नहीं करोगे तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाता है, क्योंकि वहां पर भी ऑक्सीजन ठीक प्रकार से पहुंचने लगता है। अब देखो दूसरा आता है, तो इसका भी एग्जाम्पल जान गए, मसल्स हो गई हमारी। अब देखो बात आती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो आप देखोगे ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एनारोबिक के रिस्पायरेशन के एग्जाम्पल हैं। दोनों में देखोगे एनर्जी बन रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तब भी भगवती धरा एनर्जी बन जा रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन कमी है फिर भी एनर्जी बन जा रहा है। तो ये दोनों क्या है, एनारोबिक रिस्पायरेशन। बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन है उस दौरान देखो क्या होता है, जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर रहता है ना, तो उस दौरान क्या होता है, ये जो पायरुवेट है वो वाटर में बदल जाता है,
प्लस CO2 निकलता है और एनर्जी बन जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी एनर्जी बन रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर भी निकल रहा है। तो यह हमारे शरीर के अंदर होता है। तो हमें पानी की ज़रूरत है, तो हम पानी क्या करते हैं, अपने शरीर में रखे रहते हैं। दूसरा, CO2 की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए जब हम लोग ऐसे करते हैं तो कुल CO2 को बाहर निकल आता है। अब कैसे CO2 निकलता है, अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे खखोर कर। और ये जो एनर्जी है ये हमें ज़रूरत है भाई, एनर्जी से तो हमें शक्ति मिलेगी, तो एनर्जी भी हमारे शरीर में बनी, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनी। अब ये पूरा डिटेल प्रोसेस कैसे होता है अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है, उस दौरान क्या हो रही है, एनर्जी बन रही है, तो ये एरोबिक रिस्पायरेशन होगा। और यहाँ पर देखोगे वाटर है, वाटर हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, तो वाटर क्या होता है, हमारे शरीर में रहता है। CO2 हमारे शरीर के लिए ज़रूरत नहीं है, इसीलिए जब हम लोग ऐसे करते हैं पूरा CO2 बाहर निकल आता है। तो यहाँ पर देखो वाटर बना, CO2 निकला, एनर्जी बनी, तो ये क्या हुआ, एरोबिक रिस्पायरेशन हो गया। अब बहुत से लोग मुड़ी खजुआ रहे होंगे, यार ये हमारे शरीर के अंदर कहाँ होता है, फेफड़े में होता है, पेट में होता है, आंत में होता है, कहाँ पर होता है। तो आपको बता दूं ये पूरे हमारे शरीर के अंदर होते रहता है। पूरे शरीर हमारे जानते हो छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी है, अरबों खरबों सेल से मिलकर बनी है। तो उन अरबों खरबों सेल में आप जानते हो क्लास 9 में पढ़े होगे, हमारे सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत छीन भरक होता है, वो क्या करता है, उसी के अंदर ये सारी प्रोसेस होते रहती है। किसके अंदर होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्या क्या होता है इसको आगे समझते हैं, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि आगे इसी को ही पढ़ना है। अब बहुत से लोग कहते हैं भैया हट जाया करो, एकदम स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लियोगे, अब आपकी मर्जी है, इस वीडियो को चाहे लाइक करो या फिर मत करो, मैं आपको पढ़ा तो दे रहा हूँ। अब समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है। अब जैसा कि आपने यहाँ पर देख ही लिया होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, वाटर निकलता है, CO2 निकलता है और एनर्जी निकलता है, तो ये तीन चीज़ें बनती हैं। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे होता है इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑक्सीजन यानी कि हवा में जो ऑक्सीजन है उसको हमने क्या किया, ऐसे करके ले लिया। उसके बाद क्या होता है, हमारे फेफड़े में जाता है, फेफड़े से क्या होता है, ये ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में चला जाता है। पूरे शरीर हमारे किससे बनी है, छोटे छोटे सेल से बनी है, तो ये ऑक्सीजन हमारे छोटे छोटे सेल्स में चला जाता है। उस छोटे छोटे सेल्स में होते हैं छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका आप इमेज देख रहे होगे, कुछ इस तरीके से चपला की तरह दिखता है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या किया, एनर्जी बनाने का काम किया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया अब क्या किया, एनर्जी बनाने का काम किया, और यहाँ पर जो एनर्जी बन रही है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बन रही है। अब ये कैसे बनी थी, अभी थोड़ी देर पहले हमने पूरा पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले ग्लूकोज आता है, पायरुवेट में टूटता है, और उसके बाद ये सारी चीज़ होते रहती हैं, ऑक्सीजन आ जाता है, उसके बाद एनर्जी बन जाती है। यहाँ तक समझे, ये सब होता किस में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, अब एनर्जी बना दिया। अब ये जो एनर्जी बनी वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बनी, इसलिए इसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। अब ये जो एनर्जी होती है ना, ये उसके बाद क्या होता है, ये सिंथेसाइज हो जाती है, एक सेकंड ये सिंथेसाइज हो जाती है, यानी कि बदल जाती है किसके रूप में, ATP के रूप में। तो ये एनर्जी जो रहती है वो हमारे शरीर में ATP के रूप में स्टोर रहती है। आप ATP सुने होंगे, ये जो एनर्जी होती है वो ATP के रूप में स्टोर रहती है। अब बहुत से लोग मुड़ी खजुआ रहे होंगे, यार ये ATP क्या बोल रहे हैं, ATP क्या होता है। तो इसका सिंपल सा फुल फॉर्म होता है ATP का, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये होता कैसे, इसके बारे में आप आगे चल के डिटेल में पढ़ोगे। बस इतना जानो, जो एनर्जी होती है हमारे शरीर में ATP के रूप में स्टोर रहती है। ये जो एनर्जी रहती है वो ATP के रूप में बदल जाती है, सिंथेसाइज हो जाती है। बस ATP का फुल फॉर्म होता है एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो ATP होता है ये हमारे एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ है, यानी ये जो ATP है वो एनर्जी करेंसी है हमारे जीवन के लिए। तो यहाँ तक आपने समझा, जो ऑक्सीजन है वो हमारे सेल के अंदर गया, सेल से माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारा चीज़ हुआ, उसके बाद एनर्जी बना, वो एनर्जी ATP के रूप में हो गया। तो हमारे शरीर में जो एनर्जी स्टोर रहती है वो इन द फॉर्म ऑफ ATP में रहती है, ठीक। तो ये ATP में रहती है, उसी समय क्या रहता है, एनर्जी मिलता है उसी समय एनर्जी मिलता है। आई होप आप समझे होंगे यहाँ तक। अब आप बहुत से लोग मुड़ी खजुआ रहे होंगे, यार ये जब हम सांस लेते हैं तो ये सांस सेल में कैसे चली जाती है, आओ अब उसको समझते हैं। तो देखो अब समझते हैं कि किस तरीके से हमारे फेफड़े में सांस हो जाती है, क्या क्या होता है ऑक्सीजन के साथ, इन सब के बारे में समझते हैं। देखो ये हमारा नाक वाली नली है, ये मुंह वाली नली है, कोई और नली मत समझना, ये वाली नाक वाली। देखो नाक से हमें मतलब है क्योंकि हम लोग नाक से सांस लेते हैं, वो बात अलग है, कुछ लोग मुंह से सांस लेते हैं। देखो हम लोग बेसिकली नाक से सांस लेते हैं, तो ये जो नाक वाला छेद है ना, ये जगह ये पूरी है, उसे हम कहते हैं नसल कैविटी। तो ये नसल कैविटी जहाँ भी मतलब जहाँ भी जगह रहती है उसे हम कैविटी कहते हैं। तो ये नाक की है तो इसलिए नसल कैविटी। तो देखोगे यहाँ से नली बनी है, इस तरीके से गई है, और फिर यहाँ फेफड़ा है। तो हमारे दो फेफड़ा होते हैं, ये जनबे करते होगे आप। तो हमारे कुछ फेफड़े में इस तरीके से होता
होता है वैसे सेम इसमें भी होता है, लेकिन अब दोनों में क्या बनाऊं, एक के बना दियो तो एक के समझ लो। ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग ऐसी सांस लिए, अब कहाँ कहाँ जाएगा इसको समझ लेते हैं। तो देखो सांस यहाँ से गए इस नली में, तो जो ये नली है ना इसे हम नसल कैविटी कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे और आ जाओगे यहाँ इस वाली जगह पर, ये जगह आप देखोगे कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर नाक वाली नली और मुंह वाली नली दोनों आकर मिल रही है। तो इस जगह पर क्या होता है, इसे हम कहते हैं फेरिंग्स। ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप सांस भी लो और खाना भी खाओ, दोनों एक ही जगह जहाँ पर मिलते हैं। तो वो कौन सी जगह होती है, वो होती है फेरिंग्स वाली जगह। देखोगे सांस लोगे तब भी यहाँ आएगा, खाना लोगे यहाँ आएगा। ठीक है, अब जब हम खाना खाते हैं तो यहाँ से वो दूसरे नली में चला जाता है, यहीं एक और नली बनी रहती है, वो पेट की नली होती है, उसको मैंने नहीं बनाया। तो खाना पेट वाली नली में चला जाता है और यहाँ से सांस वाली नली में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों चीज मिलते हैं, खाना और हवा दोनों, उस जगह को हम फेरिंग्स कहते हैं। अब क्या होता है इसको देखो, अब इसके बाद जो सांस है और अंदर जाती है, तो जो और अंदर जाती है इसे हम कहते हैं लैरिंग्स। यहाँ पर होता है लैरिंग्स, ये लैरिंग्स एक गटाई वाली जगह है, देखोगे यहाँ पर उठा रहता है ना ये हड्डी, इसे हम एडम एप्पल कहते हैं। जस्ट इसी के पीछे लैरिंग्स होता है, जो लैरिंग्स होता है इसे हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। वॉइस बॉक्स का मतलब आवाज बनाने वाली ग्रंथि, यानी कि आवाज बनाने वाला डिब्बा। देखोगे इस आवाज बनता है, तो अगर आपको चेक भी करना हो तो इस तरीके से कर सकते हो। मान लो किसी कह रहे हो मारा फाट गया, मान लो कहो तो ऐसे हाथ रख के कहो मारा फाट गया बा, तो यहाँ देखोगे यहाँ पर कांपेगा भी। क्यों कांपेगा, क्योंकि इस आवाज बनकर आती है। ठीक है, यहाँ पर कई सारे मसल्स होते हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं, तो जब आप बोलते हो ना तो वही वाइब्रेशन से आवाज बनती है। और उस आवाज को अगर आप काखा गागा इस तरीके से बोलना है तो वही जो हमारे जीभ है उसको तोड़ देती है। जैसे ऐसे आवाज आ रही है, उसी में जीभ उठा दो तो बन जाएगा का। ऐसे मान लो खा बोलना है तो जीभ ऐसे कर दो खा, तो इस तरीके से जीभ तोड़ देता है उसको, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से हमारा वॉइस बॉक्स काम करता है। अब इसके बाद हवा कहाँ जाएगी, और नीचे जाती है। तो देखो और नीचे जाएगी तो इस नीचे वाली एरिया कहते हैं हम लोग ट्रैकिया। ट्रैकियम कुछ इस तरीके से ऐसे लगा रहता है, इसे हम कहते हैं सी टाइप कार्टिलेज। सी टाइप कार्टिलेज का मतलब होता है, देखो कार्टिलेज मतलब क्या होता है, कार्टिलेज का मतलब होता है हड्डी, बहुत कमजोर हड्डी। तो यहाँ पर जो रहता है, यहाँ पर बहुत कमजोर हड्डी लगी रहती है, जिसे हम सी टाइप कहते हैं। तो ये सी तरीके के दिखता है, तो इसलिए हम इसे सी टाइप कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज हड्डी बहुत कमजोर होती है। कार्टिलेज हमारे कनवों में पाई जाती है। देखोगे हमारा कनवा कितना नाजुक है, यहाँ हड्डी कितनी नाजुक है। तो ये हड्डी जो रहती है इस हवा वाले पाइप में भी पाई जाती है। ये इसलिए भगवान हम डाले हैं, क्योंकि देखो अगर आप सांस लिए ऐसे तो ले लिए, सांस चला गया, लेकिन अब आप सांस को बाहर भी तो छोड़ना है, तो पता लगा सांस छोड़ रहे ये पाइप ये पिचक गई, ससी नहीं आ पा रही है, तो कैसे निकालोगे, पंप डालना पड़ेगा। तो पंप ना डालना पड़े, तो इसीलिए भगवान ने यहाँ सी टाइप कार्टिलेज लगा दी ताकि पाइप पिचके ना। यहाँ तक समझ गए ना। अब देखो सांस और नीचे जाती है, जब और नीचे जाती है ना तो यहाँ पर दो ऐसे नली बनी है। ये जो ट्रैकिया है वो दो नली में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ये वाली नली और ये वाली नली को हम कहते हैं ब्रोंकाई। तो ये ब्रोंकाई है। अब ये जो नली है ये अंदर जाती है और नली में डिवाइड हो जाती है। देखोगे जैसे ये नली ऐसे ऐसे देखोगे एक तने टाइप में बिखर जाती है। तो ये जो नली है इसे हम कहते हैं ब्रोंकियोलिस। देखो ब्रोंकी जब कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसे हम ब्रोंकियोलिस कहते हैं। तो ये सारी जो काला काला बना हुआ है ये सब ब्रोंकियोलिस है। अब इसके ऊपर देखोगे छोटे छोटे ऐसे गोल गोल टाइप लगा अंगूर टाइप का। तो ये जो अंगूर है ये अंगूर नहीं, हमारे फेफड़े में अंगूर नहीं होता, इसे हम कहते हैं एल्वियोली। ये एल्वियोली के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है। अगर ये ना रहे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जब हमें कोरोना होता है या फिर कोई और बीमारी होती है जिसमें हमें फेफड़े की दिक्कत होती है ना, तो उसमें क्या होता है, यही लगभग एल्वियोली ही डैमेज होता है। एल्वियोली का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। अब इसको आगे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जानो यहाँ नीचे देखोगे मैं गुजारा हूँ। असल में मैं गुजारा नहीं हूँ, ये मैंने एक चीज़ बनाई जिसका नाम है डायफ्रागम। डायफ्रागम का क्या होता है, वो हमारे यहाँ पर होता है। ये पूरा मसल्स होता है, इसका काम होता है ऐसे उठना फिर बैठना, उठना बैठना। उठता बैठता क्यों है ये, इसको समझ लो। देखो जैसे कि आप ऐसे सांस लिए तो आपका फेफड़ा फूल आया, जब आपका फेफड़ा रुक जाओ, जब आपका फेफड़ा फूल आता है ना तो ये नीचे दब जाता है डायफ्रागम। तो डायफ्रागम अब नीचे दब गया, तो अब हमारे फेफड़े में इतनी ताकत नहीं रहती कि वो अपनी सांस वापस फिर से निकाल दे, मतलब ऐसे करके सांस निकाल दे, तो इतनी ताकत नहीं रहती। तो ये ताकत देने का काम करता है डायफ्रागम। तो डायफ्रागम क्या करता है, ऐसे ऊपर उठ जाता है। तो जैसे ऊपर उठेगा तो हमारा फेफड़ा क्या करेगा, पचक जाएगा। भाई ऊपर उठेगा तो फेफड़ा पचकेगा नहीं, क्या होगा। तो ऐसे जब ये ऊपर उठेगा ना तो फेफड़ा पचकेगा, तो ऐसे ससी कुल बाहर नहीं आ जाती है। तो यहाँ तक समझे। अब देखो ये डायफ्रागम बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। कभी कभार क्या होता है ना, यहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो चोट कहीं नहीं लगती, डायफ्रागम में लग जाती है। तो डायफ्रागम टूट गई ये मसल्स, तो क्या होता है, तो हम सांस लेते हैं, सांस अंदर होते ले ली, बाहर में नहीं छोड़ पाते, तो क्या होता है ससिए फूलने लगते, तो आदमी सांस फूल कर ही मर जाता है। और दूसरा इसका बहुत महत्वपूर्ण, लोग क्या करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। क्या मिसयूज़ करते हैं, देखोगे बहुत से लड़कों देखोगे 1 घंटा ऐसे कहीं बैठेंगे और फ़ोन चलाते रहेंगे। जब आप ऐसे करके बैठोगे ना तो आपका
डायफ्रागम दब गया है। अब जब आपका डायफ्रागम दब जाएगा ना तो आपका फेफड़ा भी छोटा हो जाएगा। तो जब आपका फेफड़ा छोटा हो जाएगा तो आप जब सांस लोगे ना तो सांस बहुत कम जा पाएगी। तो आगे चल के पता चलता है कि भैया इनके अंदर एनर्जी ही नहीं है। एनर्जी क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप सांस लोगे, जब सांस फेफड़े में जाएगी, लेकिन अब आपका फेफड़ा छोटा है तो कम सांस फेफड़े में जाएगी। कम सांस फेफड़े में जा रही है, इसका मतलब कम ऑक्सीजन फेफड़े में जा रहा है। जब कम ऑक्सीजन फेफड़े में जाएगा तो कम एनर्जी बनेगी। अभी एनर्जी कैसे बनती है, अभी थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा था। तो इसलिए भैया ऐसे करके नहीं बैठना चाहिए, तनेन बैठो ताकि आपका फेफड़ा पूरा फूला रहे और सांस उस लो तो अच्छे सांस जाए। देखो हवा इतना सूंघने के लिए, लेकिन फिर भी सब लोग धुआं सूंघते हैं। अब देखो यहाँ पर धुआं सूंघने से क्या होता है इसको समझते हैं। जब कौन आदमी बीड़ी सिगरेट पीता है ना तो यहीं पर जाता है। जब यहाँ पर जाता है तो ये जो पाइप है ब्रोंकियोलिस, ये पाइप बहुत पतली होती है, ऐसा ना सोचो बहुत मोट होती है। ये सब पाइप बहुत पतली होती है, इसी में जाकर धुआं चिपक जाता है तो उसे हम कहते हैं टार। तो काला काला चिपक जाता है तो फेफड़ों भी करियाइन हो जाता है। तो क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है जो सांस रहते हैं वो ठीक प्रकार जा नहीं पाती, जिनके कारण उनके अंदर सांस की कमी हो जाती है, सांस फूलने लगता है और भी अन्य तरीके की बीमारी हो जाती है। ये तो आप जानते होंगे। अब यहाँ तक तो आप जान गए फेफड़े के बारे में और फोन क्यों कम चलाना चाहिए। फोन ज़्यादा चलाओगे तो ऐसे बैठे रहोगे, फेफड़ा हुआ रहेगा छोटा, सांस लोगे कम। तो आदमी कहता है यार मैं फ़ोन चला कर उठता मेरे थकाई लग जाती है। थकाई इसलिए लगती है क्योंकि सांस कम जा रही है। सांस कम जा रही है यानी ऑक्सीजन कम जा रहा है। ऑक्सीजन कम जा रहा है यानी कि आपके अंदर शरीर एनर्जी कम बन रही है। सिंपल सी बात है। अब हम समझते हैं ये भगवती धर जो एल्वियोली है इसका काम क्या होता है। देखो एल्वियोली का काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस पूरे फेफड़े भर में। अगर एल्वियोली ना रहे जान जो फेफड़ा कोनो काम का नहीं। फेफड़ा खाली एक टंकी का टाइप का है, इसमें मेन काम एल्वियोली करता है। क्या काम करता है इसको समझते हैं। यहाँ पर आप देखोगे मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में बताऊंगा, लेकिन बुक में देखोगे इतना कठिन लिख रहा है समझ नहीं आता। देखो जो एल्वियोली होता है इट इज़ अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर। अब देख रहे हो भैया छोट गुब्बारा टाइप का है। अब उसके बाद क्या होता है, इसीलिए इसको हम बैलून लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। विच प्रोवाइड अ सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। इसका मतलब ये है कि जो एल्वियोली होता है ये भैया गैस को आदान और प्रदान कराने में मदद कराता है। अब कैसे कराता है अभी आगे समझते हैं, चिंता मत करना हल्का सा भी। द एल्वियोली कनेक्ट विथ ब्लड वेसल्स। इसका मतलब ये है जो एल्वियोली रहता है वो ब्लड वेसल से कनेक्ट रहता है। ब्लड वेसल्स का मतलब होता है खून की नसें। उन खून की नसों में क्या रहता है, खून आया रहता है। तो इसका इमेज देखोगे कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें देखोगे आप छोटी छोटी खून की नसें आई हैं, उन खून की नसों में आ रहा था खून। वो खून का काम क्या होता है अब इसको ध्यान से समझते हैं। देखो ये जो एल्वियोली रहता है यहां पर जब आप सांस लो, देखो ऐसे एक सांस लिए, सबसे पहले यहां आया, फिर ऐसे 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 करते आएगा यहां पर। इसके बाद इन छोटी छोटी नसों में ये डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे ये जो ब्रांच है इसमें डिवाइड हो जाता है। इसमें डिवाइड होने के बाद जो खून रहता है वो लास्ट में पहुंचता है इस एल्वियोली में। देखो ये छोटी छोटी एल्वियोली हैं, ये मिलियंस में होती है आपके फेफड़े में, गिन नहीं पाओगे। देखो ये एल्वियोली है, लास्ट में सांस कहाँ पहुंचती है, यहाँ पहुंचती है। जैसे मान लो हम लोग ऐसे सांस लिए तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड का पादा होता है वो सब और ऑक्सीजन सारा चला जाएगा फेफड़े में। उसके बाद क्या रहता है लास्ट में पहुंचता है एल्वियोली में। अब एल्वियोली मैंने बताया ब्लड वेसल्स यानी कि खून की नसें कनेक्ट रहती हैं। खून की नस का मतलब उसमें खून आया रहता है। नस तो जानबे करते होगे, जब आपकी वाली छोड़ चली जाती है काट लेते हो नस है, वही नस की बात कर रहे हैं। अब देखो ये जो एल्वियोली रहते हैं इससे खून की नस कनेक्ट रहती है। अब जब आप सांस लेते हो एल्वियोली में पहुंचता है तो वहां जो खूनवा रहता है ना इसे टुकुर टुकुर झांकता रहता है एल्वियोलिया में। जैसे सांस आती है एल्वियोली में तुरंत जो खून रहता है वो क्या करता है उसमें से ले लेता है ऑक्सीजन को एल्वियोली। मान लो ये एल्वियोली है, अब यहाँ पर खून की नस आकर ऐसे कनेक्ट हुई है। अब यहाँ पर आया है खून, अब यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन यानी O2। तो ये खूनवा क्या करेगा इस ऑक्सीजन को ले लेगा। तो ऐसे ले लेता है, केवल ऑक्सीजन को लेता है, बाकी CO2 या फिर जो उनको पादा होता है उन सबको वो छोड़ देता है। तो जो छोड़ देगा यहाँ पर एल्वियोली में छोड़ देगा तो हम लोग जब ऐसे सांस बाहर छोड़ते हैं ना तो कुल ससिए बाहर आ जाती है। यहाँ पर एल्वियोली में क्या हुआ, खून की नसें कनेक्ट थी, जो खून था वो क्या किया सारे ऑक्सीजन को ले लिया। अब जो खूनवा ऑक्सीजन के लिया अब कुछ ना कुछ तो करेगा ऑक्सीजन के साथ, अरे मतलब कहीं न ले जाएगा। तो अब देखो जो ऑक्सीजन है उसको क्या करेगा ये खून लेकर चला जाएगा हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में। पूरे बॉडी पार्ट्स जानबे करते हो किससे बना है, तो पूरा बॉडी पार्ट्स हमारा बना है छोटे छोटे सेल से। तो उन छोटे छोटे सेल्स में खून जो रहता है वो ऑक्सीजन को ले जाकर सप्लाई कर देता है और उन सेल्स में आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही जाकर एनर्जी बन जाती है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ही था। अब देखो आप सुने होंगे कि भैया जो खून रहता है वो लाल होता है, देखे भी होंगे। तो जो खून लाल रहता है वो लाल रहता है हीमोग्लोबिन की वजह से। तो जो खून रहता है उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ये लड़कियों में थोड़ा कम पाया जाता है, लड़कों में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना वो क्या करता है, वही ऑक्सीजन को पकड़ने का काम करता है यहाँ से। तो जो आदमी है जो मतलब लड़के लोग हैं उसमें हीमोग्लोबिन थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए लड़कों में एनर्जी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होती है लड़कियों के मुकाबले। ये बायोलॉजिकल भाषा में बता रहा हूँ। अब देखो
कैसे भूकंप लिखा रहता है कठिन कठिन, इसको देखते हैं। देखो ऑक्सीजन यानी O2 डिजॉल्व इन हीमोग्लोबिन, जो कि मैंने बताया है खून में हीमोग्लोबिन रहता है, तो हीमोग्लोबिन ये क्या करेगा, यहाँ एल्वियोली से पकड़ लेगा, किसको पकड़ लेगा, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, फिर ले जा पूरे शरीर में फैला देगा। उसके बाद डिजॉल्व इन हीमोग्लोबिन फ्रॉम एल्वियोली, एल्वियोली से ब्लड ब्रिंग CO2 यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम सेल रिलीज इन एल्वियोली। अभी जैसा आप देखे थे थोड़ी देर पहले जब एनर्जी बन रही थी और वाटर भी निकल रहा था, उसके साथ CO2 भी निकल रहा था, तो CO2 हमारे सेल्स में निकला। अब यार वो CO2 वो सेल्स में थोड़ी नहीं रहेगा, तो ये हीमोग्लोबिन ये क्या करता है, हमारे सेल्स में से CO2 भी इसे करो करो के ले आएगा पूरे शरीर में से, पेटवा में जितना बना है, आंत में जितना बना है, यहाँ भी जितना बना है, उन सबको क्या करेगा, CO2 लेके आ जाएगा और लाकर फिर से एल्वियोली में छोड़ देगा। फिर से एल्वियोली में छोड़ देगा तो जो हम ससिए ऐसे बाहर निकालते हैं ना, वो भी CO2 बाहर निकल जाता है। तो आई होप अब आप समझे होगे, यानी कि जो हमारे सेल्स में बना है सारा CO2, उन सबको हीमोग्लोबिन लाएगा, इस एल्वियोली में छोड़ देगा, यहाँ से CO2 जब हम लोग ऐसे सांस बाहर छोड़ते हैं वो सब निकल जाता है। अब बहुत से लोग कहते हैं सर एक बार हट जाकर स्क्रीनशॉट ले लें, तो ले लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखते हैं कौन जीतता है। अगर आपको पूरा समझ में आया हो ये टॉपिक तो आप कमेंट बॉक्स में केवल A लिखिएगा, अगर आपको कहीं डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में B लिखिएगा, अगर आपको हल्का सा भी नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में C लिखिएगा। देखते हैं कौन जीतता है, आप जीतते हो कि कोई और जीतता है। आई होप आप समझे होगे। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपने वाली के पास सेंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।